अगस्त 1947 दुनिया के नक्शे पर एक नई लकीर खींची जाती है। एक ऐसा बंटवारा जिसने रातों रात करोड़ों लोगों का भूगोल, उनकी नागरिकता और उनका भविष्य बदल दिया। आज करीब 8 दशक बीत चुके हैं। इन 80 सालों में भारत और पाकिस्तान ने 4 बड़े युद्ध लड़े हैं। अनगिनत बार सीमाओं पर गोलीबारी हुई है और दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हो चुके हैं। दुनिया के कई हिस्सों में पुरानी दुश्मनियां दोस्ती में बदल गई, जैसे जर्मनी और फ्रांस। लेकिन दक्षिण एशिया के इन दो पड़ोसियों के बीच की खाई वक्त के साथ और गहरी होती चली गई। आज जब दोनों देशों के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो मिनटों में एक दूसरे के बड़े शहरों को निशाना बना सकती हैं, तो ये विवाद सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। आखिर इस अविश्वास की जड़ें कहाँ हैं? क्या ये सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का विवाद है या इसके पीछे कोई गहरी ऐतिहासिक और रणनीतिक उलझनें हैं? इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी का पक्ष लिए बिना सिर्फ इतिहास के पन्नों और ठोस तथ्यों के जरिए इस कहानी की तह तक जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद, जब कमजोर हो चुकी ब्रिटिश हुकूमत ने भारत को आज़ाद करने का फैसला किया। लेकिन आज़ादी के स्क्रिप्ट में एक बड़ी शर्त जुड़ी थी, बंटवारा। मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी के तहत यह तय हुआ कि मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके पाकिस्तान बनेंगे और हिंदू बहुसंख्यक इलाके भारत। इस बंटवारे की सबसे बड़ी कड़वाहट छिपी थी सीमा रेखा तय करने में। ब्रिटिश सरकार ने यह जिम्मेदारी सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक अंग्रेज वकील को सौंपी। रेडक्लिफ को इस काम के लिए सिर्फ 5 हफ्तों का समय दिया गया था। सबसे अजीब बात यह थी कि रेडक्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें यहाँ के भूगोल, संस्कृति, गांवों और लोगों के आपसी रिश्तों का कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें बंद कमरों में केवल नक्शों और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर एक लकीर खींच दी, जिसे आज हम रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। इस लकीर ने कई जगह एक ही गांव को और यहाँ तक कि कुछ घरों को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। जब 14 और 15 अगस्त को आज़ादी का ऐलान हुआ, तो उसके साथ ही इतिहास का सबसे बड़ा और दर्दनाक विस्थापन शुरू हुआ। करीब 1 करोड़ 40 लाख लोगों को अपनी सदियों पुरानी ज़मीन छोड़कर भागना पड़ा। पंजाब और बंगाल में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। ट्रेनें लाशों से भरकर सीमा के इस पार से उस पार जाने लगीं। इतिहासकारों के अनुसार इस हिंसा में 5 लाख से लेकर 20 लाख के बीच बेकसूर लोग मारे गए। ये सिर्फ दो देशों का जन्म नहीं था, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास और डर पैदा कर दिया। आज़ादी के समय भारत में करीब 560 से ज़्यादा स्वतंत्र रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स थीं। अंग्रेज़ों ने उन्हें यह विकल्प दिया था कि वे भौगोलिक स्थिति और आबादी की इच्छा के अनुसार भारत या पाकिस्तान में से किसी एक को चुन लें। लगभग सभी रियासतों ने फैसला कर लिया, लेकिन 3 रियासतों ने मुश्किल खड़ी की: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की स्थिति सबसे अलग और जटिल थी। यहाँ की लगभग 75% आबादी मुस्लिम थी, लेकिन यहाँ के शासक महाराजा हरि सिंह एक हिंदू थे। महाराजा ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान में। वे कश्मीर को एक स्वतंत्र स्विट्जरलैंड जैसा देश बनाना चाहते थे। उन्होंने दोनों देशों के साथ एक यथास्थिति समझौता, स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत से आए हजारों कबीलाई लड़ाकों ने, जिन्हें पाकिस्तानी सेना का परोक्ष समर्थन हासिल था, कश्मीर पर हमला कर दिया। ये लड़ाके तेजी से श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगे। घबराकर महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने साफ किया कि भारतीय सेना कानूनी तौर पर तब तक कश्मीर नहीं जा सकती जब तक कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा न बन जाए। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सीशन विले पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके तुरंत बाद भारतीय सेना विमानों से श्रीनगर उतरी और कबीलाई लड़ाकों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। ये लड़ाई 1948 तक चली। भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यूएन लेकर गया। जनवरी 1949 में यूएन की मध्यस्थता से युद्ध विराम सीज फायर हुआ, जहां दोनों सेनाएं रुकीं। उसे लाइन ऑफ कंट्रोल लो सी कहा गया। कश्मीर का एक हिस्सा करीब 35% पाकिस्तान के नियंत्रण में रहा, जिसे भारत पाक अधिकृत कश्मीर पीओके और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। बाकी हिस्सा भारत के पास रहा। यहाँ दोनों देशों के कानूनी और राजनीतिक तर्क पूरी तरह अलग हैं। भारत का रुख, भारत का कहना है कि महाराजा हरि सिंह ने उसी कानूनी दस्तावेज पर दस्तखत किए थे जिस पर बाकी रियासतों के राजाओं ने किए थे। इसलिए कानूनी तौर पर पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। भारत यह भी तर्क देता है कि कश्मीर में समय समय पर लोकतांत्रिक चुनाव हुए हैं जो यह साबित करते हैं कि वहाँ की जनता भारत के साथ है। पाकिस्तान का रुख, पाकिस्तान का तर्क है कि विभाजन का बुनियादी नियम ही धार्मिक आबादी था। चूंकि कश्मीर एक मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका है, इसलिए उसे पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के 1948 के उस प्रस्ताव का हवाला देता है जिसमें कहा गया था कि कश्मीर के भविष्य का फैसला वहां की जनता से जनमत संग्रह प्लेबिसाइट कराकर किया जाना चाहिए।
भारत का इस पर जवाबी तर्क है कि यूएन के उसी प्रस्ताव की पहली शर्त ये थी कि पाकिस्तान को पहले अपनी सेना उस पूरे इलाके से हटानी होगी, जो उसने कभी नहीं किया। कश्मीर की यह अधूरी उलझन अगले 50 सालों में 3 बड़े युद्धों की वजह बनी। 1965 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। इसके तहत हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को आम नागरिकों के भेष में कश्मीर में उकसावे और विद्रोह के लिए भेजा गया। पाकिस्तान का मानना था कि कश्मीर की जनता भारत के खिलाफ उठ खड़ी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने इसके जवाब में न सिर्फ कश्मीर में मोर्चा संभाला, बल्कि पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर लाहौर के नजदीक तक पहुंच गया। यह युद्ध सितंबर 1965 में संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद रुका। जनवरी 1966 में सोवियत संघ की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जहां दोनों सेनाएं युद्ध से पहले की स्थिति पर लौटने को राजी हुई। इसी समझौते के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का रहस्यमयी परिस्थितियों में निधन हो गया। 1971 का युद्ध कश्मीर की वजह से नहीं, बल्कि भूगोल और आंतरिक राजनीति की वजह से हुआ। पाकिस्तान वो हिस्सों में बंटा था। पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश। दोनों के बीच करीब 1600 किलोमीटर की भारतीय जमीन थी। पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली आबादी का आरोप था कि सत्ता पर काबिज पश्चिमी पाकिस्तान के नेता उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग ने बहुमत जीता, लेकिन उन्हें सत्ता सौंपने के बजाय पाकिस्तानी सेना ने वहां एक बड़ा सैन्य क्रैकडाउन ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया। इस हिंसा के कारण करीब 1 करोड़ बंगाली शरणार्थी भारत की सीमा में घुस आए। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा आर्थिक और मानवीय संकट था। भारत ने बंगाली विद्रोहियों मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और हथियार देना शुरू किया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी हवाई अड्डों पर प्रीएम्प्टिव हवाई हमले किए, जिसके साथ ही औपचारिक युद्ध शुरू हो गया। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर पूर्वी पाकिस्तान को घेर लिया। महज 13 दिनों के भीतर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, बांग्लादेश। इसके बाद 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि दोनों देश अपने सभी विवाद बिना किसी तीसरे देश की मध्यस्थता के केवल द्विपक्षीय बातचीत बायलैटरल टॉक्स से सुलझाएंगे। इसके 27 साल बाद 1999 में जब दोनों देशों के पास परमाणु हथियार आ चुके थे, तब कारगिल का युद्ध हुआ। 1999 की शुरुआत में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति का संदेश लेकर बस से लाहौर गए थे, जहां लाहौर घोषणा पत्र पर दस्तखत हुए। लेकिन उसी दौरान पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ की योजना के तहत पाकिस्तानी सेना के जवानों और घुसपैठियों ने कारगिल, द्रास और बटालिक की ऊंची चोटियों पर खाली पड़ी भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। सर्दियों में ये चौकियां दोनों तरफ से खाली कर दी जाती थीं। भारत को जब इसका पता चला तो ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। अत्यधिक ऊंचाई और कड़ाके की ठंड में भारतीय वायुसेना और थल सेना ने मिलकर 2 महीने की भीषण लड़ाई के बाद अपनी सभी चोटियों पर वापस कब्जा कर लिया। इस युद्ध में पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से भी अलग थलग पड़ना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने भी उसे अपनी सेनाएं पीछे हटाने को कहा था। मई 1998 में दक्षिण एशिया का रणनीतिक संतुलन हमेशा के लिए बदल गया। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। भारत का तर्क था कि चीन की परमाणु शक्ति और पाकिस्तान के साथ पुराने कूटनीतिक तनाव को देखते हुए उसे अपनी सुरक्षा के लिए न्यूनतम विश्वसनीय निवारक मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस की जरूरत है। भारत ने अपनी नीति में नो फर्स्ट यूज यानी भारत किसी पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा का ऐलान किया। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान पर भी घरेलू और सैन्य दबाव बढ़ गया। ठीक 2 हफ्तों बाद 28 और 30 मई 1998 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की चगाई पहाड़ियों में 6 परमाणु परीक्षण किए। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इसे देश की संप्रभुता के लिए जरूर बताया। पाकिस्तान की परमाणु नीति भारत से अलग है। उसने नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं अपनाई है। उसका कहना है कि अगर भारत अपनी विशाल पारंपरिक सेना से उस पर ऐसा हमला करता है जिसे वह रोक न पाए, तो वह आत्मरक्षा में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु हथियार आने के बाद दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक संतुलन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बन गया है। दोनों पक्षों को पता है कि एक पूर्ण युद्ध का मतलब दोनों देशों का पूरी तरह विनाश हो सकता है। इसी को सुरक्षा की भाषा में MAD म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। लेकिन इसी परमाणु कवच की ओट में दोनों देशों के बीच पारंपरिक युद्ध की जगह एक नए तरह के संघर्ष ने ले ली, छद्म युद्ध या प्रॉक्सी वॉर। 1980 के दशक के अंत में भारतीय प्रशासित कश्मीर में स्थानीय असंतोष और उग्रवाद की शुरुआत हुई। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान ने इस स्थिति का फायदा उठाया
और कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए अपनी धरती पर आतंकी संगठनों को पनाह, ट्रेनिंग और फंडिंग दी। पिछले 2 दशकों में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने बातचीत के हर रास्ते को बंद कर दिया। 2001 का संसद हमला, नई दिल्ली में भारत के लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन पर हमला हुआ, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं महीनों तक सीमा पर युद्ध के मुहाने पर खड़ी रहीं। 2008 का मुंबई हमला 26/11, 10 बंदूकधारियों ने समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसकर 3 दिनों तक कत्लेआम मचाया, जिसमें 160 से ज्यादा लोग मारे गए। भारत ने इसके पुख्ता सबूत दिए कि हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और उन्हें पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के आगों से निर्देश मिल रहे थे। 2016 उरी और 2019 पुलवामा हमला। उरी में सैन्य कैंप पर हुए हमले के जवाब में भारत ने नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया। वहीं फरवरी 2019 में पुलवामा में एक आत्मघाती हमले में भारत के 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हवाई हमले, एयर स्ट्राइक्स किए, जिसके बाद दोनों देशों के लड़ाकू विमानों के बीच हवा में डॉगफाइट भी हुई। पाकिस्तान का रुख। पाकिस्तान इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। उसका आधिकारिक स्टैंड है कि वह किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करता और वह खुद आतंकवाद का एक बड़ा शिकार रहा है, विशेषकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के हमलों का। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वह वहां के लोगों का अपना स्वतंत्रता आंदोलन है और पाकिस्तान उन्हें केवल नैतिक और कूटनीतिक समर्थन देता है। इतने तनाव के बीच भी एक ऐसा समझौता है जो पिछले 6 दशकों से अडिग खड़ा है, सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर दस्तखत किए थे। इसके तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा हुआ। 3 पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलुज का नियंत्रण भारत को मिला और 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को मिला। दोनों देशों के बीच 3 युद्ध हुए, लेकिन पानी की यह संधि कभी नहीं टूटी। हालांकि हाल के वर्षों में भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर पनबिजली परियोजनाएं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है और भारत इस संधि में संशोधन की मांग कर रहा है। वहीं अगर व्यापार की बात करें तो दोनों देशों के आर्थिक संबंध हमेशा से राजनीति के उतार चढ़ाव के शिकार रहे हैं। 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा वापस ले लिया और पाकिस्तानी सामानों पर 200% कस्टम ड्यूटी लगा दी। इसके तुरंत बाद अगस्त 2019 में जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर उसका विशेष दर्जा खत्म कर दिया, तो पाकिस्तान ने विरोध स्वरूप भारत के साथ सभी प्रकार के औपचारिक व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच सीधा व्यापार बंद है, जिससे दोनों तरफ के व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। साल 2026 में भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पूरी तरह ठंडे बस्ते में हैं। साल 2021 में दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों DGMOs के बीच नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम सीज़फायर को लेकर एक सहमति बनी थी, जिसके कारण सीमा पर रहने वाले आम नागरिकों को गोलाबारी से बड़ी राहत मिली है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर बातचीत का कोई जरिया नहीं है। दोनों देशों की राजधानियों में एक दूसरे के पूर्ण उच्चायुक्त हाई कमिश्नर्स तक तैनात नहीं है। भारत का स्टैंड आज भी बिल्कुल स्पष्ट है, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से संचालित होने वाले भारत विरोधी आतंकी गुटों पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक कोई राजनीतिक वार्ता नहीं होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की शर्त है कि जब तक भारत कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर दोबारा विचार नहीं करता, तब तक संबंधों को सामान्य नहीं किया जा सकता। इस बीच दक्षिण एशिया की भू राजनीति में चीन की भूमिका बहुत बढ़ गई है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के तहत चीन पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, जो भारतीय हिस्से वाले कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। भारत इस पर संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाता है। इस वजह से भारत के सामने टू फ्रंट वॉर यानी चीन और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपटने की रणनीतिक चुनौती है। कंक्लूजन। इतिहास गवाह है कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होते। भारत और पाकिस्तान का अतीत एक ही जमीन, एक ही संस्कृति और एक साझी विरासत से जुड़ा है, लेकिन उनका वर्तमान अविश्वास की दीवारों के पीछे कैद है। भूगोल को बदला नहीं जा सकता, दोनों हमेशा पड़ोसी रहेंगे। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या दोनों देश कभी अपनी राजनीतिक मजबूरियों से ऊपर उठकर, इतिहास के घावों को पीछे छोड़कर अपने करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय नागरिकों के विकास और शांति के लिए कोई नया रास्ता खोज पाएंगे, या फिर यह अविश्वास आने वाली सदियों तक यूं ही कायम रहेगा। ये सवाल आज भी अनुत्तरित है।